हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 के वीडियो में। इसके पहले जो हमने पेपर डिस्कस किया था लॉ का, जिसमें हमने 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। देखो यार, कई लोगों के ना बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस आए कि सर क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर वो हो सकता है। तो चीज़ ये है कि मैंने पेपर को देख के अपना ओपिनियन दिया है, आपने आपका ओपिनियन दिया है। हम लोग वेट करते हैं सजेस्टेड आंसर शीट के लिए, जो भी होगा वो देख लेंगे। ठीक है, हमारे में कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन कैसा आंसर दे रहा है। हमको बस इतना ही कि अगर आपने मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आपने सही आंसर लिख के आया हो, बस, है ना। तो आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग आराम से देखते हैं। आप लोग देखो आपका आंसर सही है, आप कमेंट में बताओ जो भी सही है। आपको अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड करते हैं हमारे आज की क्लास को। चलो, तो इसके पहले हमने 4th तक क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है वो वीडियो पे, एंड आई होप कि आप ये भी वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। अशोक ट्रेडर डिलीवर अ कैमरा टू मंगेश on a sell or return basis. Mangesh delivers a camera to Rahul on the term of sell for cash only or return. Afterward, Rahul deliver it a Vishal on sale or return basis without paying a cash to Mangesh. The camera, which was the possession of Vishal, was lost theft through a exercise due care of its safety. तो बेसिकली क्वेश्चन दिख रहा है हमको सेल्स ऑफ गुड्स एट वाला, मतलब सोगा का क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो सोगा के क्वेश्चन में सेल एंड रिटर्न बेसिस वाला अगर आपको टर्म पता होगा, तो सेल एंड रिटर्न बेसिस में क्या होता है, इफ कोई चीज़ आपने मंगाई है, ठीक है, अगर वो आपकी स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप तक नहीं पहुंचती, तो आप उस चीज़ को रिटर्न कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया, अगर आपने चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो क्या आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा? यस, पे करना पड़ेगा। बट इफ आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। वो रिटर्न आपने अगर रिटर्न कर दिया, इसका मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया। सिंपल वही चीज होती है, बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे सिंपली क्या पूछ रहा है, वेदर मंगेश, राहुल एंड विशाल आर जॉइंटली सेवरली लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ कैमरा टू अशोक। अब मुझे बताओ, सिंपल सी चीज क्या है, अगर सेल और रिटर्न बेसिस है, अगर आपने चीज को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न के केस में तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत है नहीं। बट अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप वो चीज के लिए लायबल हो? तो यस सर, लायबल है। तो आपको इसका इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर लिखना है यस। क्या लिखना है आपको इसका आंसर? यस। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे कहाँ बोला है उसने एक्सेप्ट किया है? बट आपको उसके आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि इफ ही एक्सेप्ट्स दिस सेल, इफ ही एक्सेप्ट्स दिस सेल, देन आपका जो आंसर रहेगा वो एस में रहेगा। समझ में आया? समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदर अंसारी हैज अ राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। अरे ये तो वो कंसेप्ट है ना, आपको कंसेप्ट याद है, सोगा का ही है। सोगा का ही कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट याद है। वो तो वो कंसेप्ट, वो वाला कौन सा, अनपेड सेलर वाला कंसेप्ट था। अनपेड सेलर वाला कंसेप्ट था, जहाँ पे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट किसके पास होता है? सेलर के पास होता है। चलो आपको ना मैं एक पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ अनपेड सेलर का क्या होता है, मतलब आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपको अनपेड सेलर तो पता ही होगा क्या होता है। अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं। बेसिकली अनपेड सेलर के कौन से दो राइट्स होते हैं मुझे बताओ। एक तो राइट होता है अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट राइट्स होता है, और एक राइट होता है अगेंस्ट बायर। ठीक है, तो बायर के अगेंस्ट कौन कौन से राइट होता है? वो सूट करता है, डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। सर गुड्स जो होते हैं, गुड्स के अगेंस्ट कौन कौन से राइट्स होते हैं? ठीक है, तो सर गुड्स के अगेंस्ट जो राइट होते हैं, तीन राइट उसके पास होते हैं। एक तो वो लीन कर सकता है, एक तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, और या तो वो क्या कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। इसके पास तीन राइट है, गुड्स के अगेंस्ट उसके पास तीन राइट है। अगर मुझे लीन करना है, अगर मुझे लीन करना है, तो लीन के लिए कंडीशन क्या थी बताओ, आपको याद आ रहा है? लीन के लिए सर कंडीशन थी कि गुड्स का जो पोजीशन है ये सेलर के पास होना चाहिए। गुड्स का पोजीशन क्या होना चाहिए? सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वही तो सर क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर अंसारी हैज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकता है?
सर सबसे पहले उसकी कंडीशन तो ये है कि बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, तभी आप ट्रांजिट में स्टॉप कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। अगर बायर इंसॉल्वेंट है तो उस केस में आप राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट परफॉर्म कर सकते हो। बट इफ ऐसा कोई एक्ट हो रहा है जो रॉन्गफुल है, मतलब ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, इस केस में गुड्स जो है वो अपने आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने जाते हैं। समझ रहे हो चीज़ कि कब गुड्स अपने आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने जाएंगे? जब कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है। अदरवाइज कंडीशन तो ये है कि आपको इंसॉल्वेंट होना पड़ेगा, तभी जो गुड्स है आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। रीसेल में क्या है सर, कोई गुड्स है जो पेरिशेबल नेचर के हैं, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, गुड्स को रीसेल कर सकते हो। पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स आप रीसेल कर सकते हो। दूसरी कंडीशन उसमें वो थी कि बायर को आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने बायर को नोटिस दिया है उस केस में भी आप रीसेल कर सकते हो। ये कुछ उसके राइट्स थे, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आनी थी। इनडायरेक्टली इन्होंने डायरेक्ट को क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवर फ्रॉम अंसारी। क्या बाबूराव डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्या बताओ, क्या बाबूराव क्लेम कर सकता है क्या? तो आंसर के हिसाब से तो बोलते हैं कि बाबूराव क्लेम कर सकता है। यस, बाबूराव क्लेम डैमेजेस कर सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, आंसर को आप टैली कर लेना। अगर आपके आंसर वैसे आ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रोविजन पढ़ने की एक बार फिर से जरूरत है। समझ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं। State the circumstances in which a court may at the suit of the partner dissolve a partnership। मतलब ये dissolution of partnership है, मैं क्या बट आगे भी पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बट यहाँ पे क्या बोला देखो, इन विच अ कोर्ट में डिजोल्व, कोर्ट 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 मतलब यहाँ पे डिजोल्यूशन बाय पार्टनरशिप बाय कोर्ट है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय कोर्ट है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे तुम खुद तो नहीं कर रहे हो बट कोर्ट ही तुम्हें डिजोल्व कर रहा है? तुम्हें कंडीशन केसेस याद आ रहे हैं क्या? कुछ कुछ केसेस याद आ रहे हैं क्या जिसमें अगर अगर यहाँ था कि पर्सन इंसेन हो जाए, पर्सन इंसेन हो जाए, या क्या हो रहा है, परमानेंट इनकैपेसिटी हो रही है, उसको अनसाउंड माइंड हो रहा है, कोई मिसकंडक्ट कर दिया, कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो ये सारे उसमें केसेस थे जिस केस में कोर्ट खुद आपको क्या डिक्लेयर करता है, मतलब डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देता है। अदरवाइज पार्टनर अपने आपस के कंसर्न से खुद डिसॉल्व कर सकते हैं फॉर्म को, या कोर्ट कब करेगा? कोर्ट तभी करेगा जब ये कुछ चीज़ होगी, लाइक मिसकंडक्ट किया आपने, पार्टनरशिप फॉर्म में मिसकंडक्ट हुआ है, उसके बाद कोई आप सारे अनसाउंड माइंड हो गए, या तो इंसॉल्वेंट हो गए, या तो सबकी डेथ होगी तो डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें लिख के आए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, देखो। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। ये देखो, इसके पहले का क्वेश्चन है 7 मार्क का है, इसके पहले का क्वेश्चन 7 मार्क का है। तो इस क्वेश्चन को तो आपने अटेम्प्ट किया ही होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। ये सेम चीज़ आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ते हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ते हो, तो आपको उसका वाइड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट्स द बेलर अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर्स, मतलब थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। तो बेलर के राइट क्या है? बेलर बेली कौन होता है? बेलमेंट का क्या प्रोविजन है? बेलमेंट वाला प्रोविजन याद करो, जहाँ पे आपका कोई मतलब कोई चीज एक्सचेंज हो रही है बट उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बेलमेंट है। बेलर कौन? जो दे रहा है, बेली कौन? जो उसको यूज कर रहा है, मतलब एक जो उसका एम है उसको अकम्प्लिश कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया कि ये चीज बताओ, समझ में आया कि ये चीज, तो ये चीज तो आपने कर ली होगी, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। हम मेनली यहाँ पे केस स्टडी एक्सप्लेन करने आए हुए हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करने होंगे, आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमन ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरा अभी तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है अपना चैप्टर, मैं ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिलायबल लिमिटेड
an Indian company, a global leader in the petrochemical products, for payment of the sale of price machinery imported from the Alex Manufacturing Limited USA based on the export of Indian। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको ना इसमें चीज़ें बता देता हूँ वैसे, ठीक है, चीज़ें बता देता हूँ उसमें चीज़ें कौन सी आएगी। तो इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वाला चीज़ है इसमें, तो आप एक बार देख लेना उस चीज़ को। ये आंसर है बेसिकली, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इसमें आंसर आएगा। एक बार आप अपने प्रोविजंस देख लेना, ठीक है, आपका आंसर 100% सही होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन में जो है मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक बार सबको देख लेते हैं, ठीक है, आपका ये पूरा पेपर में फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से आप पास हो सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो नेक्स्ट हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज था मेरा, ठीक है। आप लोग तो पास होने वाले, जो भी फाउंडेशन दे रहे हैं आप लोग तो पास होने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी पर्सनली बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन द जनरल रूल ऑफ एक्सप्लेन। देखो इस पे इसके कुछ मतलब एक्सेप्शन है, किसके, एजेंट के। नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है एजेंट। अगर कोई भी काम ये एजेंट करता है तो उसके लिए लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। बट ऐसे कुछ काम जो प्रिंसिपल ने बोला हुआ था कि एजेंट को बोला हुआ था कि तुम ये नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंसिपल ने एक काम बोला हुआ था कि तुम 1 लाख के ऊपर की डील किसी से नहीं करोगे। अगर यहाँ पे एक चीज बोली हुई थी कि तुम 1 लाख के ऊपर की डील किसी से नहीं करोगे, बट यहाँ पे लोग डील कर रहे हैं 1 लाख के ऊपर की, मतलब एजेंट यहाँ पे डील कर रहा है 1 लाख के ऊपर की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि उसके लिए प्रिंसिपल ना लायबल होते हुए उसके लिए एजेंट खुद लायबल होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, आपने आंसर दे दिया होगा प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर हु सूड व्हेन सूड। मुझे सबसे पहले बताओ ये टॉपिक कौन सा है सर, क्या ये इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला टॉपिक है। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी में एक पर्सन होता है जो बोलता है कि अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं लायबल हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल LIC क्या बोलता है, LIC मतलब जो मरने के ज़्यादा जो फायदे बताता है वो क्या बोलता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लो, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो उसका पूरा पैसा कौन पे करेगा, हम पे करेंगे। तो ऐसा होता है, एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। इंडेमनिटी होल्डर सपोज मैं हूँ और LIC कौन है, इंडेमनीफायर। अब मेरे कुछ राइट्स बोले हैं कि मेरे क्या राइट्स है कि जिसपे मैं स्यू कर पाऊँ। तो मेरे कुछ राइट्स होते हैं जिसपे मैं स्यू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले राइट टू इंडेमनीफाइड, राइट टू इंडेमनीफाइड, दूसरा राइट है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तीसरा राइट है राइट ऑफ कंपनसेशन, और चौथा राइट है राइट ऑफ रिकवर कॉस्ट। मतलब जो भी आपने कॉस्ट, मतलब आपने अगर कोई खर्चा किया हुआ है, कोई चीज़ अगर LIC ने बोली है कि हम आपका पे करेंगे, और पर LIC क्या बोलते हैं कि पहले आप दे दो उसके बाद हम आपको जो भी रिम्बर्समेंट है वो कर देंगे। तो LIC अगर रिम्बर्समेंट नहीं करता है तो क्या आप LIC पे भी केस कर सकते हो क्या, तो आप केस कर सकते हो। तो मैं इंडेमनिटी होल्डर हूँ, तो इंडेमनिटी होल्डर के यहाँ पे ये कुछ राइट्स आ जाते हैं। समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये और में था, मतलब कोई भी आप एक सॉल्व कर सकते थे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं, और मैं बता दूं कि आपने कौन सा सॉल्व किया होगा। एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। मुझे बताओ इंडेमनिटी में कितने लोग होते हैं, मैं कुछ डिफरेंस आपको बता ही रहा हूँ। इंडेमनिटी में कितने लोग होते हैं, इंडेमनिटी में सर 2 लोग होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। अगर गारंटी की बात करें तो गारंटी के केस में कितने लोग होते हैं, सर गारंटी के केस में 3 लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड एक होता है श्योरिटी। मुझे बताओ प्रिलिमिनरी लायबिलिटी एंड सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होगी। तो प्राइमरी लायबिलिटी अगर बात करें तो प्राइमरी लायबिलिटी इंडेमनिटी के केस में किसकी होगी, तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है इंडेमनिटी मतलब इंडेमनीफायर की। उसके बाद इसमें जो लाइबिलिटी है गारंटी में वो कैसी होती है सर, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी क्यों, ये है एक पर्सन क्रेडिटर, ये है एक पर्सन डेटर। अगर क्रेडिटर को डेटर से मतलब पैसा चाहिए तो वहाँ पे एक और पर्सन भी अवेलेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्योरिटी।
तो सबसे पहले क्रेडिटर मांगने जाता है डेटर के पास, और सेकेंडरी इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो वो जाएगा क्रेडिटर के पास, मतलब श्योरिटी के पास। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है, वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोर्जन में आएगा क्या? चलो कोर्जन क्या होता था बताओ, कोर्जन क्या होता था बताओ। कोर्जन मतलब आपको कोई धमकी दे रहा है, तो ये कोर्जन है, मतलब आपसे कोई ऐसी चीज करवा रहा है जिसमें वो आपको धमकी दे रहा है, ठीक है, मेंटली हरास करने की ट्राई कर रहा है, मतलब आपको धमकी दे के बोल रहा है कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा। तो क्या थ्रेट टू कमिट, मतलब मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ कि तुमने ये अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगा। क्या ये कोर्जन में आएगा क्या? यस सर, ये कोर्जन में आएगा। ये कोर्जन में आएगा क्या? तो ये कोर्जन में आएगा, तो इसको कोर्जन कंसीडर किया जाएगा क्या? तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है ये क्वेश्चन में, आपको पहले पूरी कोर्जन की जो भी डेफिनेशन है वो लिखनी थी, उसके बाद आपको पूरे मतलब कोर्जन थ्रेट टू कमिट सुसाइड ये कोर्जन में क्यों आएगा वो लिखना था। तो इसका भी आंसर यस हो जाएगा, इसका भी आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेक्शन बताओ तो आपको सेक्शन याद है क्या क्वेश्चन का? सेक्शन था सर 15 में, हमने सेक्शन 15 में क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का पहला, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ द ऑक्शन ऑफ सेल। ऑक्शन सेल की बात आ गई है, ऑक्शन सेल हथौड़ा याद आता है, फॉल ऑफ हैमर सेल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बिड बाय सेलर विथ और विदाउट नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो अगर बिड बाय सेलर, सेलर बिड कब कर सकता है, सबसे पहले उसको देनी पड़ती है नोटिफिकेशन। तो विथ नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन किसको देगा? बिडर को देगा, जो भी बिडर है उसको नोटिफिकेशन देगा तब कर सकता है। बट अगर विदाउट नोटिफिकेशन कर रहा है तो ये चीज़ फ्रॉडुलेंट में आ सकती है कि आप अगर विदाउट नोटिफिकेशन कर रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो ऑप्शन सेल का, और अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज मेनली यही हो सकते हैं कि पूरा ऑप्शन खत्म हो जाए, या तो वो जो पर्सन विदाउट नोटिफिकेशन बिड में बैठ रहा है उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो। बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, रिट्रैक्ट का मतलब होता है खत्म करना, मतलब निकल जाना। मतलब कब निकल सकते हो तुम, मुझे सबसे पहली बात बताओ। यहाँ पे दो चीजें आएगी, आपने वैसे ही लिखा होगा मेरे ख्याल से, दो चीजें आएगी, बिफोर फॉलिंग हैमर, बिफोर फॉलिंग हैमर और आफ्टर फॉलिंग हैमर। मुझे बताओ बिफोर फॉलिंग हैमर आप निकल सकते हो क्या? हाँ, बिफोर फॉलिंग हैमर निकल सकते हो। ऑप्शन सेल कब खत्म होगा, मतलब आप लीगली बाउंड कब होंगे? जब हैमर फॉल किया जाएगा। आप लीगली बाउंड कब नहीं रहते हो? जब हैमर को फॉल नहीं करते। तो आपको अगर बिड से निकलना है तो आप कब निकल सकते हो? बिफोर फॉलिंग हैमर। आफ्टर फॉलिंग हैमर आप बिड से नहीं निकल सकते, आप लीगली बाउंड हो जाते हो वो चीज़ परचेस करने के लिए। सपोज आपने बिड लगाई 1 लाख की, और जो भी बिडर है उसने क्या किया, हैमर को फॉल कर दिया, तो जैसे हैमर फॉल हो गया आप ये 1 लाख रुपए की चीज को परचेस करने के लिए लीगली बाउंड हो जाते हो। समझ में आया क्या बाबा? बताओ। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में बिड नहीं कर रहे, बट प्रिटेंडेड बिडिंग मेनली फ्रॉडुलेंट ही होता है, तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस होता है प्रिटेंडेड बिडिंग। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये हो सकता है कि वहां पे एक तो बिड खत्म हो जाएगी वैसे ही, या तो ऑक्शन जो भी ये प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहा है उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लो, एक्सप्लेन दी प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। देखो रॉन्ग क्वांटिटी वाला हमने पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपके लिए कुछ अमेजिंग अमेजिंग अनाउंसमेंट्स लाते रहेंगे। ठीक है, सीए के रिलेटेड अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जल्दी आपके सामने आएगी वो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को देखते रहो, है ना। तो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो आपके, अगर कुछ आपने जैसा लिख के लाए हो वैसा भी कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।